अरे सुनते हो, घर में बस आज भर का ही राशन बचा है। अगर आपने कल के लिए कुछ इंतजाम नहीं किया तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अरे आरती, तुम जरा भी चिंता मत करो। मैं अभी गांव के बड़े सेठ के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। जैसे ही मुझे कहीं काम मिल जाएगा, मैं धीरे धीरे उनका पैसा वापस कर दूंगा। पर क्या वो हमारी मदद करेंगे? अरे आरती, अगर कन्हैया जी की कृपा रही तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम बस भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रामू वहाँ से सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। दरअसल रामू बहुत ही गरीब था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन चला रहा था। कुछ ही देर में रामू सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के यहाँ उस समय एक व्यापारी आया हुआ था और सेठ उसी से बातचीत में लगे हुए थे। तभी उसी बीच रामू भी हिम्मत जुटाकर वहाँ बोल पड़ता है। सेठ जी, मेरे घर का राशन पूरी तरह खत्म हो गया है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ सेठ जी। अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। अगर आज मुझे थोड़ी मदद नहीं मिली तो मैं और मेरी पत्नी भूख से तड़पते रह जाएंगे। ये सुनते ही सेठ गुस्से से तिलमिला उठता है। अरे ओ भिखारी कहीं के, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। ये सब सुनते ही रामू का मन दुख से भर जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। सुनिए भैया जी, मुझे वो बोरियां आज ही रात तक हर हाल में चाहिए। दरअसल हमारे पास वाले व्यापारी ने खास तौर पर कहा है कि उसे ये बोरियां कल सुबह सुबह ही चाहिए होंगी। अगर समय पर नहीं पहुंची तो हमारा सौदा बिगड़ सकता है और हमें काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके आज ही रात तक इनका इंतजाम कर दीजिए। लेकिन सेठ जी, आज ये काम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। रास्ता काफी लंबा और दूर है, इसलिए वहां तक जाकर वापस आने में कम से कम एक दिन तो लग ही जाएगा। व्यापारी जी, मुझे कुछ भी सुना नहीं है। अगर काम समय पर नहीं हुआ तो समझ लीजिए हमारे बीच का सारा लेन देन यहीं खत्म हो जाएगा। फिर मुझे आपके साथ कोई भी व्यापार नहीं करना है। ये सब सुनकर वो व्यापारी थोड़ा मायूस हो जाता है। तभी पास ही खड़ा रामू ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहता है। सेठ जी, अगर आप अनुमति दें तो ये काम मैं कर सकता हूँ। अरे ओ, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये बोरियां कितनी कीमती हैं? और वैसे भी तुम्हारे घर में तो खाने के भी लाले पड़े हैं। तुम इनकी कीमत कहाँ से चुका पाओगे? सेठ जी, अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं पूरी लगन और ईमानदारी से इस काम को जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे तुम्हें ये बोरियां आज ही हर हाल में मेरे घर तक पहुंचानी होंगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये बोरियां यहाँ तक पहुँचा दूं। सेठ ने रामू को रास्ते और काम की सारी बातें अच्छे से समझा दी। इसके बाद रामू बिना देर किए बोरियां लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ ही समय में वो घने जंगल के रास्ते पहुँच जाता है और फिर आगे गांव की ओर बढ़ने लगता है। रामू लगातार बिना रुके चलता ही जाता है। उसके पैर अब थकान से जवाब देने लगे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। हर कदम के साथ उसे आरती की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। घर की चिंता, खाली बर्तन और भूख की तकलीफ। यही सोचकर रामू अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि अब उसके पास रुकने का नहीं, मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी भी हाल में ये काम पूरा करना ही है। वो ऐसा ही कह रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर रामू घबरा जाता है। अरे, यह व्यक्ति कौन हो सकता है और यहाँ इस तरह क्यों पड़ा है? चलो, एक बार इसकी मदद कर ही देता हूँ। रामू ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि उस व्यक्ति को शायद दौरा पड़ा हुआ था। हे कन्हैया, ये कैसी परीक्षा में डाल दिया आपने? मैं इन्हें ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, और अगर इनकी मदद करता हूँ तो सेठ के घर पहुँचने में देर हो सकती है, और अगर जरा भी देर हो गई तो वो सेठ मुझे खूब खड़ी खोटी सुनाएगा और हो सकता है मेहनत की कमाई भी ना दे। रामू कुछ पल तक वही अपने मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहता है। नहीं, इंसानियत के नाते मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। किसी की जान से बढ़कर कोई पैसा नहीं होता। अगर कन्हैया जी की कृपा रही
तो सब ठीक ही होगा। इतना कहकर रामू पास के गांव में वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो बिना समय गवाए उन्हें लेकर वापस लौटता है और कुछ ही देर में वैद्य जी को उस व्यक्ति के पास ले आता है। अरे इन्हें क्या हुआ है? और तुम कौन हो? ये यहाँ कब से पड़े हुए हैं? वैद्य जी, मैं इन्हें नहीं जानता। मैं तो अपने काम से जा रहा था, तभी रास्ते में ये मुझे ऐसे पड़े हुए मिले। मैंने सोचा पहले इनकी मदद कर दूं। बस आपसे विनती है वैद्य जी, कृपया इनका अच्छे से उपचार कर दीजिए और इनकी जान बचा लीजिए। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? देखिए वैद्य जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने कर दी। बस अब मुझे चलना होगा वैद्य जी। इतना कहकर रामू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते काफी रात हो जाती है। अंधेरी रात में भी वो बिना रुके अपने रास्ते पर बढ़ता रहता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो 2 बोरियों के साथ खड़ा होता है। क्या ये बोरियां सेठ जी की हैं? उन्होंने ही मुझे इन्हें लेने के लिए भेजा है। हाँ भाई, ये बोरियां सेठ जी की ही हैं। लो, तुम इन्हें ले जाओ। रामू ने वे बोरियां उठाई और वहाँ से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो फिर से जंगल के रास्ते में पहुँच गया। अंधेरा गहरा चुका था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू को डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प भी नहीं था। वो हिम्मत जुटाकर लगातार आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। शरीर भी थक चुका था, लेकिन तभी उसे आरती की कही हुई बातें याद आ जाती। उन्हीं यादों से उसे ताकत मिलती और वो अपने कदमों को रोके बिना आगे बढ़ता ही जाता। चलते चलते कब रात बीत गई और सुबह हो गई, रामू को पता ही नहीं चला। आखिरकार वो सेठ के घर भी पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि सेठ दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सेठ की नजर रामू पर पड़ती है, वो गुस्से से तिलमिला उठता है। अरे तू अब इस समय आ रहा है? पूरी रात कहाँ था तू? मैंने तुझे रात तक ये बोरियां लाने को कहा था और तू अब लेकर आया है। उस वक्त तो बड़े बड़े भरोसे की बातें कर रहा था। मुझ पर भरोसा रखिए, यही है तेरा भरोसा? यही अंजाम दिया तूने मेरे विश्वास का। अब क्या मेरा मुंह देख रहा है? चल हट जा यहाँ से। अरे सेठ जी, कम से कम मेरी मेहनत की मजदूरी तो दे दीजिए। और जहां तक देर होने की बात है, रास्ते में मुझे एक आदमी बीमार हालत में जमीन पर पड़ा मिला। इंसानियत के नाते मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ देता। मैं उसे वैद्य जी के पास ले गया, तभी मुझे देर हो गई। अगर मैं उसे वहीं छोड़ देता तो शायद उसकी जान ही चली जाती। सेठ जी, आप तो इतने बड़े और समझदार हैं। अगर बोरियां देर से पहुंची हैं तो आप उस व्यापारी को समझाकर थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं और उसे मना भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की जान चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। यही सोचकर मैंने पहले उसकी जान बचाना जरूरी समझा। अरे मूर्ख कहीं के, तुझे उस अनजान आदमी की जान की चिंता है, लेकिन अपने घर परिवार की जरा भी फिक्र नहीं। तेरे जैसा बेवकूफ आदमी तो शायद इस दुनिया में देखने को मिले। अब तू यहाँ से चला जा। जो एक काम ठीक से नहीं कर सकता, वो आगे क्या ही करेगा। कृपया सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रामू लाख कोशिश करता है, लेकिन सेठ उसे काम पर रखने से साफ इनकार कर देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। रामू मायूस और टूटे मन से वहां से निकल पड़ता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अपने घर की ओर चल देता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और दरवाजे की देहरी पर आकर चुपचाप बैठ जाता है और बैठा बैठा वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, हे कन्हैया, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटती रहेगी? क्या मैं कभी अपने परिवार को भरपेट अच्छा भोजन भी नहीं खिला पाऊंगा? क्या हम हमेशा यूं ही एक एक रोटी के लिए तरसते रहेंगे? और अब तो मुझे इन लोगों के सामने जाने से भी डर लगने लगा है। मैं उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। रामू इतना ही कह रहा होता है कि तभी उसे अपनी पत्नी और बच्चे की आवाज सुनाई देती है। माँ, पिताजी कब खाना लेकर आएंगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा, अभी आ जाएंगे तुम्हारे पिताजी। तुम थोड़ा सब्र रखो, इस बार तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लेने गए हैं। इतना कहकर आरती घर के बाहर आती है। वो राजू की बात को नजरअंदाज करती है। अजी, आप कब आए और यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं?
राशन कहाँ है? हमारा बच्चा अंदर खाने के लिए रो रहा है। रामू कुछ देर तक उदासी में चुपचाप बैठा रहता है, फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आरती को सारी घटना बताने लगता है। आरती, मैं कितना खुदगर्ज आदमी हूँ जो अपने ही परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हे कन्हैया, ऐसे दिन दिखाने से अच्छा है कि मेरी सांसें ही थम जाएं। अजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप हमारे लिए पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। अगर अभी हमारे भाग्य में अच्छा समय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। शायद ये भगवान की परीक्षा है और हमें धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा। ये सुनकर रामू को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद झलकने लगती है। सुबह होते ही वो फिर से काम की तलाश में निकलने का निश्चय करता है। वहीं दूसरी ओर वैद्य जी सेठ भानु का बड़े ध्यान और लगन से उपचार करते हैं, जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होते ही सेठ भानु वैद्य जी से पूछते हैं, वैद्य जी, मैं यहाँ कैसे आया और कब से यहाँ हूँ? वैद्य जी सेठ भानु को पूरी सच्चाई विस्तार से बता देते हैं। क्या इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं? पर वैद्य जी, वो कहाँ है? वो देखने में बहुत ही गरीब लेकिन बेहद मेहनती लग रहा था। शायद किसी काम के सिलसिले में इस गांव आया हुआ था। मुझे उस आदमी को किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। इसके बाद सेठ भानु तुरंत वहाँ से रामू की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई जगह पूछताछ करने और गांव-गांव घूमने के बाद आखिरकार वे रामू के घर तक पहुँच जाते हैं। अरे काका, आप ठीक हो गए। कुछ दिन पहले मैं ही आपको वैद्य जी के पास लेकर गया था। चलो, अच्छा हुआ। कन्हैया जी की कृपा से आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये सुनकर भानु सेठ को बहुत खुशी होती है। वो तुरंत रामू की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम कहीं काम करते हो? नहीं काका, मैं तो अभी काम की ही तलाश कर रहा हूँ। तो तुम्हारे लायक मेरे पास एक काम है, क्या तुम उसे करोगे? क्या? क्या सच में? हाँ काका, मैं जरूर करूँगा। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। नहीं काका, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की थी, किसी उपहार या इनाम के लिए नहीं। भाई, ये कोई इनाम नहीं है, मैं भी तुम्हें इंसानियत के नाते ही दे रहा हूँ। जब तुम्हारे पास सब ठीक हो जाए तब मुझे लौटा देना। अभी के लिए इसे रख लो। ठीक है काका, जैसा आप कहें। भाई, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की ही जरूरत है। इस दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कल से तुम मेरे खेतों का काम संभालोगे। मेरे घर आ जाना, और हाँ, ये छोटा सा उपहार भी स्वीकार करो। ये सुनकर रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। काका, आज आपने मेरे परिवार को एक नई उम्मीद दी है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद रामू जल्दी जल्दी बाजार जाकर राशन ले आता है और घर लौट आता है। आरती तुरंत खाना बनाने में लग जाती है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म भोजन तैयार हो जाता है। कई दिनों बाद पूरा परिवार भरपेट खाना खाता है। उनके चेहरों पर सुकून और खुशी साफ दिखाई देती है। भूख मिटने के बाद सभी चैन की नींद सो जाते हैं। सुबह होते ही रामू सीधे सेठ भानु के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर पहुंचते ही वहां खड़ा एक आदमी रामू को रोकते हुए कहता है, अरे ओए, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर यहाँ कहाँ घुसा चला आ रहा है? चल यहाँ से निकल जा। वो आदमी इतना ही कह रहा होता है कि तभी वहाँ सेठ भानु आ जाते हैं। अरे मोटू, ध्यान से सुनो। ये आज से मेरा खास सहयोगी है और हमारे सारे कामकाज, खासकर पैसों से जुड़े मामलों की देखरेख यही करेगा। तुम्हें शायद पता नहीं, जब मैं बीमार था तब इसी गंदे कपड़ों वाले इंसान ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं जो भी हूं उसी की वजह से हूं। और हाँ, ये मेरे लिए बहुत खास है। आगे से इसका पूरा सम्मान करना और ध्यान रखना कि इसे हमारी तरफ से कभी किसी चीज की कमी ना हो। जी मालिक, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और बेटा रामू, अब से खेतों में और मेरे गोदाम में काम कर रहे मजदूरों का सारा हिसाब किताब
तुम ही संभालोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर पाएगा। जी काका, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से यह जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। ये सब सुनकर वहाँ खड़ा मोटू मन ही मन पूरी तरह तिलमिला उठता है। आखिर इस घोंचू प्रसाद को हो क्या गया है? इस खड़ूस से भिखारी जैसे आदमी को पैसों का कारोबार सौंप रहा है। अगर ये मेरे साथ काम करने लगा तो इसे सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसके पैसों में हेराफेरी करता हूँ। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद सेठ कुछ दिनों के लिए बाहर गांव चला जाता है। रामू जब गोदाम में आया तो वहाँ का माहौल जैसे बदल गया। उसकी सादगी और मेहनत देखकर सभी लोग खुश होने लगे। धीरे धीरे वो सबका भरोसा जीतने लगा। अब गोदाम के हर आदमी को रामू अच्छा लगने लगा था और सभी उसे दिल से पसंद करने लगे। चलो, अच्छा हुआ कि सेठ बाहर गांव गया है। अब पैसों की चोरी करना तो मुश्किल है, लेकिन अनाज की चोरी तो कर ही सकता हूँ। अभी गोदाम में जाता हूँ और कुछ बोरियां चुरा लेता हूँ। इतना कहकर मोटू गोदाम में जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि रामू पहले से ही वहाँ मौजूद है। अरे, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। अब इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ चाल चलनी होगी। मोटू जल्दी जल्दी रसोई घर में जाता है और वहाँ से खाने की एक थाली तैयार करता है। वो चालाकी से उसमें कुछ मिलाने की कोशिश करता है ताकि अपनी साजिश को अंजाम दे सके। फिर वो सामान्य बनने का दिखावा करते हुए वही खाना लेकर सीधे रामू के पास पहुँच जाता है। अरे भाई रामू, तुम तो काम के चक्कर में ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। तुम पर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं ताकि तुम थोड़ा आराम से खा सको। इतना कहकर मोटू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे तो मोटू का यूं खाना लाना कुछ चाल जैसा लग रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। आखिर आज अचानक उसे मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी? रामू उस खाने को ध्यान से देखता है, फिर बिना कुछ बोले वो उसे लेकर बाहर गौशाला में चला जाता है और वहाँ बैठी गाय को खिला देता है। जैसे ही गाय वो खाना खाती है, वो तड़पने लगती है और कुछ ही क्षणों में वहीं गिरकर मर जाती है। ये सब देखकर रामू सन्न रह जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि ये उसके खिलाफ रची गई एक खतरनाक साजिश थी। अच्छा तो मोटू, तुम मुझे इस दुनिया से हटाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद रामू गोदाम में जाकर जमीन पर लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मोटू भी आ जाता है। वाह वाह, लगता है जनाब भगवान को प्यारे हो गए। मेरी चाल काम कर गई। बड़ा आया ईमानदारी से गोदाम संभालने वाला। अब जल्दी जल्दी सारा गेहूं की बोरियां समेट लेता हूँ। इतना कहकर जैसे ही मोटू बोरियों की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक बेहोश पड़ा रामू उठकर खड़ा हो जाता है। खबरदार मोटू, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी गांव वालों को बुला लूंगा। काका ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने उसी भरोसे के साथ धोखा किया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है वो तुम पर कितना विश्वास करते हैं और तुम उसी के साथ गद्दारी कर रहे थे। अरे ओए, ज्यादा मत बोल। ये गोदाम क्या तेरे बाप की है क्या? दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ सेठ भानु आ पहुँचते हैं। वो छुपकर सारी बातें सुन लेते हैं और जो कुछ हो रहा होता है उसे अपनी आंखों से देख भी लेते हैं। ये सब देखकर सेठ भानु का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है और वो पूरी तरह क्रोधित हो जाते हैं। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए मालिक, मैं सुधर जाऊंगा। बस बहुत हो गया मोटू। आज मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया। अब तुम्हारे झूठ और चालाकी का पर्दा फाश हो चुका है और तुम जैसे धोखेबाज को मैं एक पल भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मोटू के बार बार माफी मांगने पर भी सेठ भानु का दिल नहीं पिघलता। वो सख्त आवाज में उसे वहाँ से तुरंत निकल जाने के लिए कह देते हैं। एक दिन अचानक भानु सेठ की तबीयत बिगड़ जाती है। बेटा, मैंने जितना जीना था जी लिया है। अब ये सारा कारोबार, खेत खलिहान
आज से तुम्हारे हुए। इतना कहते ही सेठ भानु की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। कुछ ही क्षणों में सेठ भानु शांत हो जाते हैं, मानो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए हों। ये सब देखकर रामू का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो सेठ भानु के पास बैठकर उनके चरणों में सिर रख देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना ही खो दिया हो, जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। उसके बाद रामू, उसकी पत्नी और बच्चा सेठ भानु के घर में रहने लगते हैं। रामू पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके कारोबार और खेत खलिहान को संभालता है। धीरे धीरे सब कुछ पहले से भी अच्छा होने लगता है। इंसान की सच्ची पहचान उसकी ईमानदारी और अच्छे कर्मों से होती है। अच्छे काम का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।